गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज आपका जो फिजिक्स का टेस्ट था, ऑब्जेक्टिव पैटर्न था पूरा का पूरा पेपर और बहुत ही बेसिक्स प्रॉब्लम्स थी। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज कितना होता है? तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देखा था कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुना। तो हम जानते हैं कि इससे कम चार्ज नहीं होता। तो क्वेश्चन में यही आपसे पूछा भी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 कूलम, सेकेंड ऑप्शन है 1 स्टेट कूलम, थर्ड ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, फोर्थ ऑप्शन इज 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एंड वी नो वेरी वेल मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एंड दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 1 आंसर एंड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Now see the next question. If a body gives out 10 की power 9 electrons per second, how much time it required to get a total charge of 1 coulomb from it? किसी बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में आ जाते हैं। एक बॉडी है जो कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में देती है। तो एक कूलम चार्ज फाइंड आउट करने के लिए उस बॉडी से कितना टाइम लगेगा। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आ रहे हैं। इट मींस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यू हैव ए इंफॉर्मेशन कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम बॉडी इन 1 सेकेंड। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म इन 1 सेकेंड। और रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट 1 कूलम चार्ज की है। तो फॉर 1 कूलम चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? यू कैन कैलकुलेट बाय फार्मूला Q इज इक्वल टू mv। Q इज वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज 1 कूलम, n number of electrons, number of quanta, and E 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। n की वैल्यू आएगी 1 by 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। n सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 into 10 की पावर 18। इसको 10 की पावर 19 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1.6 10 by 16 इंटू 10 की पावर 19। 10 की पावर 19 से 1 पावर फ्री कर लो तो 100 by 16 10 की पावर 18। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25। तो हमने ये पता कर लिया कि 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल आए हमारे। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स में टाइम इन्वेस्ट हो जाता है 1 सेकेंड। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में टाइम कितना होगा ये निकाल लिया है। तो फॉर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स टाइम इज इक्वल टू है 1 सेकेंड। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन टाइम होगा 1/10 की पावर 9 सेकेंड। और अपने पास टोटल 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 10 टू द पावर 18। ये हो जाएगा 1/10 की पावर 9 इंटू 6.25 10 की पावर 18। और बेटा ये सेकेंड कैलकुलेट हो गया। तो टाइम निकल के आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। नाउ चेक द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इन मिनट है, सेकेंड ऑप्शन इन आवर्स है,
फोर्थ ऑप्शन डेज है, 198 डेज है, और लास्ट ऑप्शन ईयर है। और हमारे पास जो आंसर है वो सेकंड में है, यानी कि हम सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट ऑप्शन चेक हो जाएगा, आवर्स में चेक करें तो सेकंड ऑप्शन चेक हो जाएगा, और अगर हम डेज में कन्वर्ट करें तो थर्ड ऑप्शन चेक हो जाएगा, और ईयर में कन्वर्ट करें तो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन चेक हो जाएगा। अब सेकंड को ईयर में कैसे बदलें, पहले हम फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर मिल गया आंसर तो बाकी लोगों को चेक नहीं करना पड़ेगा। तो सेकंड को ईयर में कैसे बदला जाए, तो टाइम अपने हमारा जो निकल के आया था दैट इज दिस वन सेकेंड, और ऑप्शंस में ईयर भी है, ऑप्शंस में आपके आवर्स भी हैं, डेज भी है। तो बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। तो 1 ईयर्स में कितने सेकेंड होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है तो अब आप इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारा टाइम दे दोगे। और जो असाइनमेंट आपको दिया गया था, एक इस टेस्ट से पहले भी टेस्ट लिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो जब आप इन सेकेंड्स को कन्वर्ट करोगे ईयर्स में तो ये करीब करीब 198 ईयर्स आएगा। एंड दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑप्शन विल बी फोर्थ। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of mass 1 kg contains 4 into 10 की power 20 atoms. If one electron is removed from every atom of the solid, the charge gained by the solid of 1 gram is. क्वेश्चन क्लियर कर लो पहले कि आपसे क्वेश्चंस में क्या गिवन है आपको और क्या आपसे डिमांड की जा रही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, पहले तो उसने ये बता दिया कि एक स्टैंडर्ड जो आपके पास में स्केल है वो दे दी कि एक ऑब्जेक्ट का मास अगर 1 किलोग्राम है तो उसके पास में कितने एटम्स होते हैं, 4 into 10 की पावर 20 एटम्स। तो 1 kg मास कंटेन करता है, कंटेन्स 4 into 10 की पावर 20 एटम्स, 20 एटम्स। और ये भी इंफॉर्मेशन दे दी कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो फ्रॉम वन एटम, फॉर वन एटम रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। ये भी क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप कर सकता है, जा सकता है। तो 1 ग्राम जो सॉलिड है हमारे पास उसमें कितना चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो या इलेक्ट्रॉन लॉस हो, इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो जिससे जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो जिसके पास आ रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो 1 ग्राम है उस पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो पहले तो हम ये निकालें कि 1 ग्राम में एटम्स कितने हैं। तो देखो बेटा, ये जो 1 kg है दैट इज 10 की पावर 3 ग्राम। तो 10 की पावर 3 ग्राम कंटेन्स 4 into 10 की पावर 20 एटम्स। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 4 into 10 की पावर 20 अपॉन में 10 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 4 into 10 की पावर 17 एटम्स। ये एटम्स आ गए कितने में, 1 ग्राम में। तो अब हमें पता चल गया कि 1 ग्राम के पास में जो एटम्स हैं वो है 4 into 10 की पावर 17, 1 ग्राम के पास में। तो अब क्वेश्चन की एक जो ये लाइन है उसको जरा देखो, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। तो ये जो एटम्स हैं
इतने एटम्स इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एटम रिमूव करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम में एटम्स कितने हैं, इतने हैं, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, तो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 × 10⁻17। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हो जाएगा आपका Q = N × E। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ से रिमूव हुए हैं और वो निकले हैं 4 × 10⁻17, और E है 1.6 × 10⁻19। सॉल्व करेंगे 16 4 जा 64, और ये माइनस का 2 कूलम। ऑप्शन चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है 2.8 कूलम, सेकेंड ऑप्शन है 6.4 × 10⁻2 कूलम, थर्ड ऑप्शन है 3.6 × 10⁻3 कूलम, फोर्थ ऑप्शन है 9.2 × 10⁻4 कूलम। जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सेकेंड सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। Fg and Fe represent the gravitational and electrostatic force respectively between the two electrons situated at some distance. The ratio of Fg and Fe is the order of, first option है 10⁻+36, सेकेंड ऑप्शन है 10⁻1, और थर्ड ऑप्शन है 10⁻0, फोर्थ ऑप्शन है 10⁻⁻43। बच्चों इस क्वेश्चन को एक तो हम लोग कर सकते हैं अपने बेसिक नॉलेज से, जैसे हमें ये पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें ये पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से काफ़ी छोटा होता है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो निकालें तो रेशियो क्या है, रेशियो बहुत छोटा आएगा, रेशियो विल बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यों, क्योंकि ऊपर आपका Fg है और Fg बहुत छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है Fg, और नीचे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और जब भी हम बिग वैल्यू और स्मॉल वैल्यू का रेशियो लेते हैं तो हमेशा बहुत छोटी सी वैल्यू मिलती है। अब अगर ये हम लोग यहाँ पर अपना नॉलेज यहाँ पर अगर यूज करें तो सीधे टिक लगा सकते हैं फोर्थ ऑप्शन में, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन जो है 10⁻⁻43 है, तो एक्चुअली 10⁻⁻43 का मतलब क्या हो गया, बहुत बहुत छोटा। अच्छा, अगर निकालना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने इसका ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और कुछ डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं r डिस्टेंस पर है। तो जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो G m1 m2/r², और ग्रेविटेशनल फोर्स G 6.67 10⁻11, m1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31, m2 भी हो जाएगा 9.1 10⁻31 और अपॉन में r²। अब देखिए सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो 10 की पावर में है, यानी कि ऑर्डर में है। तो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में साइंटिफिक वैल्यू पढ़ी है, ऑर्डर पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर हम सारी वैल्यूज को ऑर्डर में बदलें तो पहले वाले ब्रैकेट को जब ऑर्डर में बदलेंगे तो -10 आएगा, और इस वाले ब्रैकेट को ऑर्डर में बदलेंगे तो 30 आएगा, और इसको भी ऑर्डर में बदलेंगे तो 30 आएगा बाई r²। 11th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट था ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड मेजरमेंट में, तो वो यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे हमें पता चल रहा है, जिसमें अगर कहीं पर चीज़ें 10 की पावर में होती हैं तो इट मीन्स वहाँ पर ऑर्डर फंडा लग रहा है। तो ऑर्डर में कैसे बदलते हैं ये रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो ये आ गया आपका 10⁻70 और बाई r², ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आप निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 9 10⁻9, Q1 is 1.6 - 19,
Q2 इज 1.6 माइनस का 19, डिस्टेंस इज r। और यहाँ पर भी ऑर्डर में बदल दीजिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट को ऑर्डर में बदलेंगे तो ये 10 आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट को ऑर्डर में बदलेंगे तो 19 रहेगा, और ये भी 19 रहेगा बाई आर स्क्वायर। आई होप यू ऑल नो द ऑर्डर फंडा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फंडे आपको पता होंगे। तो 19 19 38 से 10 हो गया आपका माइनस, ये आ गया माइनस का 28, और बाई आर स्क्वायर है, इक्वेशन 2 हो गया। तो अब 1 से और 2 को डिवाइड कर दिया जाए, तो एफ जी अपॉन एफ ई, एफ जी कितना है -70 बाई आर स्क्वायर, और एफ ई कितना है माइनस का 28 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये -70 प्लस का 28, ये आ गया माइनस का 42। तो ये जो रिजल्ट हमारा आया 10 की पावर -42 बाई 1, तो जब हम लोग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 और 2 पावर्स का इधर उधर मूवमेंट रहता है। तो जो रिजल्ट आया है, अब अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो इस रिजल्ट के क्लोज कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, तो इसलिए 4th ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 5। इफ द ग्लास रॉड इज रब्ड विद a silk, it acquires a positive charge। सिल्क को और ग्लास की रॉड को आपस में रबिंग किया गया है, तो ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया है। क्वेश्चन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्लास की रॉड में आया है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया है, और सिल्क पर नो डाउट नेगेटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये बताया कि ग्लास की रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया है रबिंग करने पर। तो आपको पता है कि अगर रबिंग की जाती है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये हम जानते हैं। तो जब ये जानते हैं कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जिससे ट्रांसफर होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसमें ट्रांसफर होता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में कि प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट, क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ग्लास की रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा गया, रबिंग किया गया, तो ग्लास की रॉड में पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसके पीछे क्या रीजन है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटॉन्स ऐड कर दिए गए हैं, प्रोटॉन्स रिमूव कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए। तो मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5th वाली प्रॉब्लम का 4th ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑप्शन है कूलाम, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है वोल्ट, और 4th ऑप्शन है कूलाम पर वोल्ट। तो हम जानते हैं कि चार्ज का जो यूनिट है वो SI में कूलाम होता है, इसलिए 6 वाली प्रॉब्लम का सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 7th देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए क्या है 7th क्वेश्चन में, कि कौन सा स्टेटमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की विजन से रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये तो बात सही है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये तो बात गलत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है चार्ज कंजर्व्ड होता है, ये बात भी सही है कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट। बच्चों जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने ये देखा था कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। 4th ऑप्शन है कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स, ये बात गलत है।
क्योंकि एक तरफ तो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब चार्ज रेस्ट में होता है, ये बात सही है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो केवल उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि स्टेशनरी चार्ज मतलब रेस्ट वाला चार्ज, उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होता है। तो यही गलत है, क्योंकि रेस्ट वाले चार्ज के पास केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो 7th प्रॉब्लम का 4th ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में 2.3 10⁻⁸ न्यूटन अट्रैक्टिव, सेकेंड ऑप्शन में 2.3 10⁻⁸ न्यूटन रिपल्सिव, फोर्थ ऑप्शन 4.6 10⁻⁸ न्यूटन अट्रैक्टिव, और थर्ड ऑप्शन 4.6 × 10⁻⁸ न्यूटन अट्रैक्टिव, और फोर्थ ऑप्शन सेम है लेकिन रिपल्सिव। तो हमारे पास में अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम पार्टिकल भी कहते हैं, और इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। कितना होता है? 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। इससे 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा, मतलब या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा, रिपल्सन वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। अब कितना होगा फोर्स निकाल लीजिए। तो फोर्स का फार्मूला है 9 × 10⁹ Q1, Q1 इज 3.2 माइनस का 19, Q2 इज 1.6 माइनस का 19, R इज द डिस्टेंस एंड दैट इज 10⁻⁻10 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 × 3.2 इंटू 1.6, और ये ऊपर पावर जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 28 9, यानी कि ये बचेगा आपका माइनस का 19, और ये आएगा माइनस का 20। फर्दर और आगे मूव करोगे तो ये आएगा 9 × 9 × 3.2 और 1.6 ये ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻19 और 10⁻20। तो ये सॉल्व करने पर क्या आता है, इसको सॉल्व करके देखिए रिजल्ट्स में क्या है। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर बेटा ये आएगा। तो इस प्रॉब्लम का कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कॉमन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए उसको क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या स्टेटमेंट है देखिए। टू चार्जेस आर एट ए डिस्टेंस स्मॉल d अपार्ट इन एयर। कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम इज कैपिटल F। कूलम्ब फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। If the dielectric material of a dielectric constant K is placed between them, the Coulomb force now becomes, question number 9। पहले दो चार्जेस स्मॉल d डिस्टेंस पर हैं और एयर में है। तो हमें पता है कि जब दोनों चार्जेस एयर या वैक्यूम में होते हैं तो फार्मूला ये लगता है, और जब दोनों चार्जेस किसी मीडियम में होते हैं तो फार्मूला ये लगता है, के और आ जाता है फार्मूले में। तो ये जब एयर में है तब है, और ये जब मीडियम में है तब है। जरा दोनों को डिवाइड कर लो, तो F एयर अपॉन में F मीडियम, ये आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 R स्क्वायर। तो ये K/1 आएगा, यानी F मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K F एयर। और क्वेश्चन में जो एयर में फोर्स है वो F है, तो मीडियम में पूछा गया है, तो F एयर की जगह पर F लिख दिया। तो आंसर आया मीडियम में फोर्स F/K होगा। तो जब ऑप्शंस आप चेक करेंगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा 9th का, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
10th वाला क्वेश्चन देखिए, 2 point charges in air at a distance of 20 centimeter from each other interact with a certain force. Okay, at what distance from each other should these charges be placed in oil of relative permittivity? relative permittivity को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है. 5 to obtain the same force of interaction. क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है उसको आप समझें. पहले दोनों चार्जेस एयर में रखे हुए थे और उनके बीच में कोई फोर्स था. कितना था ये नहीं बताया था, लेकिन सर्टेन फोर्स था. तो 2 चार्जेस मान लेते हैं, एक चार्जेस Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और ये 20 सेंटीमीटर पर है. इनके बीच में सर्टेन फोर्स है. सर्टेन फोर्स कितना है, मान लिया F है और ये दोनों चार्जेस एयर में रखे हुए हैं. तो F की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये होगी F की वैल्यू. फिर क्वेश्चन कहता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम Q1 चार्ज वाला और Q2 चार्ज वाला ये ऑयल में रख दिया गया. पूरा का पूरा सिस्टम ऑयल में डूब गया. अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी जाए. सपोज कर लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस r डैश है, ऐसा हमने मान लिया. अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r डैश है. लेकिन अभी जो फोर्स है, अब जो इस सिचुएशन में फोर्स है वो पहले के बराबर है. लेकिन हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें कि अब इनके बीच में फोर्स क्या होगा. तो अब ये लोग मीडियम में है तो अब इनके बीच में फोर्स ये होगा Q1 Q2 बाई r डैश स्क्वायर. मान लिया फोर्स F डैश है. बट क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये एयर में रखे थे उस समय इनके बीच में जो फोर्स था और जब ये ऑयल में रखे हुए हैं जब तब इनके बीच में जो फोर्स है वो सेम है, इक्वल है. तो दोनों फोर्सेस बराबर कर लो. तो जैसे ही आप दोनों फोर्सेस बराबर करोगे r डैश निकल आएगा. क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन बराबर सेकंड फोर इक्वेशंस. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल. तो यहाँ से मिला 1/r स्क्वायर और यहाँ से आया के r डैश स्क्वायर. ये आ गया के r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. अब क्वेश्चन में जो k मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको कि यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी लिखा है वो 5 है ऑयल की. यहाँ पर 5 लिख दिया. r डैश स्क्वायर और r कितना था, 20 था पहले केस में. तो यहाँ पे 20 इंटू 20 स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए. तो 5 4 जा 20. तो r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 80. तो r डैश की वैल्यू हो गई √80 सेंटीमीटर. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे मीटर में हैं. तो √80 की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे देखो कितनी आएगी. अप्रॉक्सीमेशन में निकाल लें. 16 5 80 होता है. तो 16 5 80. 16 का तो 4 हो जाएगा, 4√5 सेंटीमीटर. तो 4√5 10⁻² मीटर ये आ जाएगा. और √5 का कितना होगा, √5 को निकालोगे तो 2 2 जा 4, करीब 2 के आसपास. तो ये रिजल्ट आ जाएगा 8 के आसपास. 8 इंटू 10⁻². तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसका आएगा. ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट. ये था क्वेश्चन नंबर 10. 11th नंबर क्वेश्चन को देखो. A charge capital Q is divided at the first into two parts, Q small q and capital Q minus by small q. Later on the charges are placed at a certain distance. If the force of interaction between the two charges is maximum, then capital Q by small q का रेशियो पूछा गया है. फर्स्ट ऑप्शन में 4:1 है, सेकेंड ऑप्शन में 2:1 है, थर्ड ऑप्शन में 3:1 है और लास्ट ऑप्शन में 5:1 है. तो ये भी बेटा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. और इसमें हम लोगों ने जाना था कि अगर हम कैपिटल क्यू के 2 पार्ट करते हैं जिसमें से एक पार्ट स्मॉल क्यू है, दूसरा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा. और ये दोनों पार्ट्स है, पहला पार्ट क्यू है, दूसरा पार्ट है क्यू माइनस क्यू.
इनको सर्टेन डिस्टेंस पे रख देते हैं, मान लेते हैं r डिस्टेंस पे रख देते हैं। और अगर हम इनके बीच में लगने वाले फोर्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमने ये सीखा था कि जब बंटवारा बराबर बराबर होगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इक्वल इक्वल होगा, तो फोर्स बिटवीन द पार्ट्स विल बी मैक्सिमम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू कैन से बंटवारा इक्वल होगा, यानी स्मॉल q की वैल्यू कितनी होगी, q/2 होगी। तो जब स्मॉल q की वैल्यू q/2 होगी तो स्मॉल q बाई कैपिटल Q हो जाएगा 1/2 और कैपिटल Q बाई स्मॉल q हो जाएगा 2/1। इट मींस इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन 11th वाली प्रॉब्लम का। 12 देखिए, when the distance between the two charged particles is half, the force between them, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आधी हो गई है, तो फोर्स क्या हो जाएगा। तो डिस्टेंस का और फोर्स का क्या कनेक्शन होता है, डिस्टेंस का और इलेक्ट्रिक फोर्स का कनेक्शन होता है 1/r²। यहाँ से फंडा बन गया F1/F2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। F1 कितना पहले फोर्स था, F2 अब कितना है, R1 पहले डिस्टेंस कितनी थी, मान लिया R है, अब कितनी है, क्वेश्चन कहता है अब आधी हो गई है, R/2 हो गई। तो यहाँ से आ जाएगा F/F' इज इक्वल टू R से R कैंसिल होगा 1/4, F' इज इक्वल टू हो जाएगा 4 है। जो नया फोर्स होगा वो पहले फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। एंड 12th क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज करेक्ट, चौथा ऑप्शन इसका 12th का सही है। 13 देखिए, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 15 न्यूटन। दो चार्जेस है उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो आपका 15 न्यूटन है। अगर ब्रास की प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए दोनों के बीच में, तो अब उनके बीच में फोर्स क्या होगा, फोर्स बिटवीन देम विल बी। अभी जब हम लोग 13 से पहले जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे, तो उस 9th वाले क्वेश्चन में हमने एक फंडा देखा था और वो कॉन्सेप्ट ये था। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 9 में आया था F मीडियम इज इक्वल टू था 1/k into F एयर, ये कंसेप्ट आया था। इसी कॉन्सेप्ट को हम 13 नंबर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। पहले जब वो वैक्यूम में थे, एयर या वैक्यूम, यहाँ पर आप एयर की जगह पे वैक्यूम भी लिख सकते हो। तो अगर आप इस फंडे को ऐसे बनाते हो F मीडियम इज इक्वल टू 1/k into F वैक्यूम तो भी सही है। तो पहले जब ये दोनों चार्जेस 13 क्वेश्चन में वैक्यूम में थे तो फोर्स 15 न्यूटन था, तो यहाँ पर 15 न्यूटन हो गया। अब फोर्स चाहिए जब उनके बीच में ब्रास आ गया है, ब्रास की प्लेट रख दी गई है, तो अब F मीडियम क्या होगा, तो 1/k, ब्रास की प्लेट का जो k होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो ये हो जाएगा 15/∞, तो आंसर आ जाएगा 0। 13 का आंसर आ जाएगा 0। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया ये सोच के किया कि जो ब्रास की प्लेट है वो दोनों चार्जेस के बीच में फुल फिल तरीके से रखी है। जैसे जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में थे, मान लेते हैं एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है और ये वैक्यूम है, फिर सेम चार्ज है Q1, सेम चार्ज Q2 है और इनके बीच में एक ब्रास की प्लेट रख दी है। ये देखो मैंने ब्रास की प्लेट रख दी है, तो जो प्लेट हमने रखी है उसने दोनों चार्जेस के बीच में जो वैक्यूम वाला स्पेस था वो हटा दिया, पूरा का पूरा वैक्यूम जो है ब्रास की प्लेट से रिप्लेस हो गया। तो अगर कोई मीडियम दोनों चार्जेस के बीच में आता है और वो मीडियम कंप्लीटली उनके बीच की जगह को फुलफिल कर देता है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट इंट्रोड्यूस मीडियम है, तब रिजल्ट ये है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि Q1 है और ये Q2 है और R डिस्टेंस है दोनों के बीच की और यहाँ वैक्यूम है दोनों के बीच में, Q1 है और ये Q2 है, जरा देखना भी अलग डिस्टेंस वही है R। अब हम इनके बीच में एक मीडियम लाते हैं, लेकिन देखो ब्रास की प्लेट फिर से ले आए, ये ब्रास की प्लेट है। अब इस ब्रास की प्लेट की जो थिकनेस है वो T है और यहाँ पर T लेस देन R है। यहाँ पर जो हम ब्रास की प्लेट लेके आए थे वो Q1 Q2 के बीच की जो जगह थी पूरी पूरी कवर कर ले रहा था,
ये फुलफिल का केस है कि मीडियम फुलफिल तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखो जो ब्रास की प्लेट हम लाए हैं या जो भी मीडियम हम लाए हैं, ब्रास की प्लेट में कोई और मीडियम है जो भी है, लेकिन इसने Q1 Q2 के जो बीच में जगह थी r डिस्टेंस वो फुलफिल नहीं किया, तो ये पार्शियल फिल का केस हुआ। तो अगर कभी पार्शियल फिल की सिचुएशन होती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r माइनस t प्लस का t अंडर रूट a का होल स्क्वायर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सा केस है, फुलफिल वाला केस है या पार्शियल वाला केस है, उसमें नहीं बताया। तो पहले हमने क्वेश्चन को ये सोच करके सॉल्व किया कि वो फुलफिल वाला केस है, आंसर 0 आ गया। अब अगर वो फुलफिल वाला केस नहीं है, पार्शियल वाला केस है, तो फार्मूला ये लगाएंगे। और बच्चों k की वैल्यू फिर से इनफाइनाइट रखोगे क्योंकि ब्रास की प्लेट का k क्या होता है, इनफिनिटी। तो नीचे जब इनफाइनाइट रखोगे तो पूरा सॉल्व करने पर क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। भाई इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट इनफाइनाइट ही होता है, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी ऐड करो, इनफाइनाइट ही आता है। तो नीचे आ जाएगा इनफाइनाइट, ऊपर रहेगा Q1 Q2, तब भी आंसर क्या आएगा, 0। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों ही केस में 0 आएगा, चाहे ये सोच के चले कि पार्शियल फिल का केस है या फुलफिल का केस है। तो इसका 13 का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सॉल्व करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर है आपका 14। एसिलरेटेड और डीएसिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने ये सीखा था कि जो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चलता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया या तो एसिलरेशन होगा या फिर डीएसिलरेशन होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करता है, और वो आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉर्म करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म करता है। चेक द ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, गलत बात है। दूसरा ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, गलत बात है। तीसरा ऑप्शन है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और लास्ट है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दैट आर रेडिएटेड। तो फिर आपका जो है फोर्थ ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि रेडिएट होगी। तो इस 14th का फोर्थ ऑप्शन। 15th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg, मास 80 mg, m फॉर मिली, g फॉर ग्राम, एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻8 कूलम इज एट रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दी गई है 20,000 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम। जब हम किसी चार्ज वाले पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, जब भी हम किसी चार्ज वाले पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो टेंशन निकालने का जो वे है, जो तरीका है, वो क्या है, टेंशन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट Fe² प्लस W² प्लस 2FeW और साथ में cos थीटा, जहां पर Fe जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो W है वो वेट है, ये भी वेट वाला फोर्स है, और थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द वेट, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द वेट। ये है केस टेंशन निकालने का, T फॉर टेंशन। अब इस वाले क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। यहां पर जब हम चार्ज का पेंडुलम रखेंगे, चार्ज वाला पेंडुलम रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस तरफ लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, और जो वेट है वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, mg, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी। तो अब देखिए दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 होगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 90 हो जाएगी, और cos 90 0 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट Fe² प्लस का W²। अब हमें सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलता है, कूलाम्स लॉ से भी निकलता है और इससे भी निकलता है, TC × E, TC फॉर टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगता है। तो क्वेश्चन में हमारे इस क्वेश्चन में पेंडुलम है और पेंडुलम पे जो चार्ज है
2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम, इसी पर फोर्स लगेगा तो यही टेस्ट चार्ज है। तो TC फॉर टेस्ट चार्ज की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू है 20,000, तो 20,000 यानी कि 2 इंटू 10⁴ लिख सकते हो आप ऐसे, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। वेट निकाल लिया जाए, वेट बराबर होता है mg, g फॉर ग्रेविटी, m फॉर मास। क्वेश्चन में जो मास दिया गया है दैट इज 80 मिलीग्राम, तो 80 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब -3, मिलीग्राम को किलोग्राम बनाओ पहले, सॉरी मिलीग्राम के ग्राम बनाओ और उसके बाद में फिर किलोग्राम बनाओ। तो जब आप इसको किलोग्राम बनाओगे तो ये -6 हो जाएगा, मिलीग्राम के हमने किलोग्राम बदल दिए। और G फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी 10 हो गई, यहां से आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये मिलीग्राम को किलोग्राम बनाया था, सॉल्व करने पर रिजल्ट आया -4 न्यूटन। तो अब वैल्यू पुट अप कर दो, टेंशन बराबर Fe स्क्वायर, Fe की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर यानी कि 16 10⁻⁻8 प्लस W स्क्वायर, W की वैल्यू यहाँ रखो 64 इंटू 10⁻⁸, तो 10⁻⁸ बाहर आ जाएगा कॉमन होकर के और अंदर आ जाएगा 16 प्लस 64, तो ये -8 रूट से बाहर आएगा -4 और अंडर रूट में रह जाएगा 4 6 4 10 80, और 80 का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो करीब करीब 8 के आसपास आता है, यह आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेटली हमने ये आंसर निकाला है, 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली निकाला है और इससे मिलता है क्लोज, इसके है थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 4Q and Q are placed at 30 सेंटीमीटर apart. At what point the value of electric field will be 0? और फिर ऑप्शंस दिए गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगी, तो आपको पता है कि जब चार्जेस लाइक होते हैं, लाइक मतलब सेम साइन के होते हैं, तो मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A पर 4Q रखा है, B पर Q रखा है और क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर है। तो जब चार्जेस लाइक होते हैं तो वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वो दोनों के बीच में होती है, इसी को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो होगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि वो जगह कौन सी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है, तो भी प्रोसेस वही रहता है। तो लाइक चार्जेस के केस में ये जगह हमको बीच में मिलती है और छोटे वाले के पास मिलती है। तो मान लेते हैं कि छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो अगर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ये वाला चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और ये वाला चार्ज यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगी 30 - x होल स्क्वायर, डिस्टेंस ये वैल्यू देगी 30 - x, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसकी वजह से जो आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस चार्ज की वजह से जो आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर डायरेक्शन में अपोजिट होगी, तो कैंसिल हो जाएगी। बराबर कर लिया, कैंसिल हुआ रिजल्ट, ये से ये कैंसिल हो गया, Q से Q, 4x² बराबर हो गया 30 - x का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, ये आ जाएगा 2x = 30 - x, तो 3x = 30, x = आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल q से वो जगह 10 सेंटीमीटर पर है, तो 4q से वो जगह कितने पर होगी 30 - 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर पर है। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द q एंड बिटवीन द चार्जेस सही है कि छोटे वाले q से स्मॉल q से 10 सेंटीमीटर पर है और दोनों के बीच में है। और सेकंड ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्मॉल q एंड बिटवीन द चार्जेस गलत ऑप्शन है। 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम q एंड आउटसाइड, तो क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलत हो जाएगा क्योंकि जो जगह मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाली वो दोनों के बीच मिलती है। थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, सेकंड सही नहीं है, इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन भी सही नहीं है। तो जब फाइनली आप सारे ऑप्शन चेक करोगे तो 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 16 के बाद 17, इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन अपॉन कूलम। यस, ये होता है। तो इसकी अदर यूनिट क्या है, अदर यूनिट है वोल्ट अपॉन मीटर।
इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट आपकी वोल्ट अपॉन मीटर होती है। तो 17th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 17 और फर्स्ट ऑप्शन सही है सर। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द वाटर इज, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो करीब करीब 80 पॉइंट समथिंग होता है। तो चेक द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो 18 का तीसरा ऑप्शन सही है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 कि वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू एम्पियर सिस्टम में कितनी होती है? तो सब जानते हैं 9 × 10⁹ होती है। तो 9 × 10⁹ होती है, वो भी MKS में। तो इसको सपोर्ट करने वाला एक ऑप्शन फोर्थ है और एक ऑप्शन फर्स्ट है। तो 9 × 10⁹ जो ये वैल्यू होती है ये MKS में होती है। MKS का मतलब हो गया SI। तो फोर्थ ऑप्शन तो CGS में है, टाइम जो है और सेंटीमीटर ये सब CGS है। दैट इज वाई 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। एंड लास्ट 20 स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो हमको पता है कि जो चार्ज स्टेशनरी होता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड दैट इज वाई 20 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे पूछिएगा, मैसेज करिएगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिमूव की जाएगी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।